देखिए हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पूरा कवर कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स को। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स में कर रहे हैं हमें क्या है, यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में जो पहला आर्टिकल है जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन का लॉ यानी कि I = R इसे प्रूव करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ, और वही हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा जरा डायग्राम पहले इसका। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया सरफेस, नाम डाल दिया इसका हमने जेड और यहाँ नाम लिखा जेड डैश। ठीक है, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका नाम है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा अब इस पर हमने एक लैटरल थोड़ा तिरछा हमने यहाँ पर वेव फ्रंट फॉल किया, थोड़ा सा तिरछा हमने यहाँ पर वेव फ्रंट फॉल कर दिया। देखिए ऐसे नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, इसकी नेमिंग है ए और यहाँ पर है बी, और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ए भी यहाँ पर क्या वेव फ्रंट है। देखिए वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पर हम लोग। वेव फ्रंट का मतलब सपोज मान लिया हमने कि ऐसे मान लीजिए यहाँ पर वेव ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो ये जो होता है फ्रंट का पार्ट होता है, ये फ्रंट का पार्ट, इसको बट हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। इसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप अपने बुक से रीडिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रूविंग है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेव के फ्रंट वाले पार्ट को बोलते हैं वेव फ्रंट, और हमने इसको लैटरल यानी कि तिरछा हमने यहाँ पर इंसिडेंट किया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर नॉर्मल मान लिया, ये नॉर्मल है मान लीजिए, ठीक है, एन मान लिया नॉर्मल एन। ठीक है, तो जैसे ही अभी हम बात कर रहे हैं इसके नीचे वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ही ये बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा इस पॉइंट पर, तुरंत इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और जब जिस समय इस वाले पार्ट का बीच से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस समय ए से जो भी वेव आगे बढ़ेगा वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, वो अभी इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। मतलब कहने का ये ऐसे जाएगा आगे, ये देखिए, मतलब ये यहाँ पर आया, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी डैश मान लिया। ठीक है ना, तो जब ये इसी मीडियम में ए से सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब कि जब ए से वेव आगे बढ़ते हुए बी डैश पर आएगा, तो जब ये ए से बी डैश तक ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी पॉइंट वाला वेव आगे बढ़ के रिफ्लेक्ट हो चुका होगा, मान लिया हमने बी एक्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब सपोज मान लिया हमने यहाँ पर लेट कर लिया हमने द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी डैश पॉइंट बी स्मॉल टी। मान लिया हमने कि ए से बी डैश तक आने में जो भी यहाँ पर टाइम लगा है वो टाइम हमने मान लिया स्मॉल टी है, स्मॉल टी टाइम लग गया है। तो अब यहाँ पर हम पता करेंगे कि ए से बी डैश तक की डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इस वेव की वेलोसिटी कितनी है, उससे भी यहाँ पर हम कर लेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ अ वेव बी स्मॉल वी। मान लिया हमने कि इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, v मान ली, स्मॉल v। तो इसका मतलब देयरफॉर डिस्टेंस इन ब्रैकेट ए बी डैश, डिस्टेंस ए बी डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी v है और टाइम t है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ए बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वी आ गई। तो मान लिया हमने कि ए से लेकर बी डैश जो है वो कितना है, वी है, ए से बी डैश की वैल्यू वी है। अब हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि ए से बी डैश तक आने में अगर इसने स्मॉल टी टाइम लिया है तो उतने ही टाइम में बी पॉइंट कहाँ तक, यानी बी वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक पहुँचा होगा। मतलब कहने का अगर इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये कहाँ तक गया होगा।
कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। इसके लिए हमें कंपास की हेल्प लेनी है। कंपास से पूरा हमें ए से बी डैश तक पूरा मेजर करके और कंपास से हम लोग यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क लगा के उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ से। मान लें सपोज हमने एक आर्क लगा दिया, आर्क ये हमने लगा दिया आर्क, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर, और मान लिया कि ए से लेकर जितना ए से बी डैश है उतना ही हमने यहाँ पे लगाया एक आर्क ऐसे करके ये। और जैसे आर्क लग जाएगा फिर हम उस आर्क पे एक ड्रॉ करेंगे टेंजेंट बी डैश पॉइंट से। देखिए ध्यान से कैसे, ये है आर्क, अब हमने यहाँ पर टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है ऐसे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ठीक है ना। अगर टेंजेंट होगा तो कॉमन सी बात है ये एंगल कितना होगा 90, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लिया हमने ए डैश, ठीक है, ए डैश मान लिया, और यहाँ पे 90 था, ठीक है। ये 90 होता है वेव का फ्रंट पार्ट। तो ए डैश यहाँ पर 90 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कर्व था, कर्व का मतलब एक आर्क लगाया था और उस आर्क पर हमने बी डैश से एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, इसलिए यहाँ पर ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही वो ए से वेव चलकर बी डैश पर आएगा, बी डैश पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद अब बी डैश से भी क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। अब यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसके रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इसके पैरेलल होनी चाहिए। इसके पैरेलल हमें दिखाना है बी डैश से रिफ्लेक्ट होके, मतलब कहने का, देखिए ध्यान से ऐसे, मतलब कहने का कि आपको यहाँ पर ऐसी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी जो इसके पैरेलल हो, यानी ऐसे देखिए, ये देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट आपस में पैरेलल आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा था हमारे पास बी डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश रिफ्लेक्ट हो गया, तो इतना पार्ट ध्यान दीजिएगा, ए डैश बी डैश ये पार्ट जो वहाँ जा रहा है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से हम लोग यहाँ पर एंगल दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल से जो लाइट आती है या जो रे आती है उसको बोलते हैं आई, तो नॉर्मल से ये एंगल हमारा बन जाएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं नॉर्मल, बी डैश पॉइंट पर दिखाते हैं हम लोग एक नॉर्मल ऐसे करके। अगर ये नॉर्मल है और नाम डाल दिया इसका मैंने एन, इसका नाम है N1, इसका नाम है N2, दूसरा नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है या जो रे रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको बोलते हैं आर, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास आर। तो एक यहाँ पर एंगल बन गया आई और एक यहाँ पर एंगल बन गया आर, ठीक है ना। अच्छा, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये आई है तो यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल भी हमारा आई होगा, ये आपको आना चाहिए, ज्योमेट्री से है, ठीक है। अगर ये आई है तो बीच वाला एंगल छोड़ के फिर से अगर एंगल लेंगे तो पूरा आई हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर आर है, बीच वाला एंगल छोड़ देंगे, ये वाला एंगल छोड़ के, और ये पूरा एंगल हमारा आर बन जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा आर बन जाएगा ज्योमेट्री से। आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे चाहें तो आप प्रूव भी कर सकते हैं कि आई कैसे हुआ, ये जो एंगल है ये आई कैसे आया। देखिए ये प्लस ये 90 है, वैसे ही ये प्लस ये 90 है, तो ये कॉमन कट जाएगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको अपने इस डेरिवेशन में आपको इंडिकेट नहीं करना है, आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं। सपोज आपको मैं दिखा रहा हूँ करके, एक आपको दिखा रहा हूँ करके, सपोज ये आई कैसे, ये एंगल आई कैसे, मान लिया ये एंगल वाई है, कुछ देर के लिए मान लिया कि एंगल आई ना हो के वाई है, तो ध्यान दीजिएगा बीच में एंगल है ना, मान लिया एक्स है, ठीक है। तो आई और एक्स यानी कि ये परपेंडिकुलर है, पूरा ये पूरा पार्ट परपेंडिकुलर है, तो आई और एक्स, आई प्लस एक्स कितना होगा 90 होगा। ऐसे ही ये N1 जो है N1 बी डैश पर नॉर्मल है, तो x और इसको मान लिया y, अभी इसको i नहीं माना हमने, अभी आपको यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि i कैसे आया। फिलहाल के लिए x प्लस वाई माना हमने, तो यहाँ पर आया y प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 90, y और x भी 90 है, दोनों ही यहाँ पर इक्वल है। तो अगर दो इक्वेशंस में अगर एक साइड सेम है अदर साइड भी सेम हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा i प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट
और यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू वाई। तो ये आपको देखिए प्रूफ हो गया है। फिलहाल आपको इतना पार्ट करना नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया प्रूफ करके कि ये I कैसे आता है, ठीक है ना। फिलहाल आप वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे आपको बाय ज्योमेट्री एज्यूम कर लेना है। तो फिलहाल मैं इस y को हटा रहा हूँ, आपको समझाने को बताया था मैंने, और यहाँ से x को मैं यहाँ पर रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये I, ये भी I और ये R, तो ये भी R हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से इसके बाद देखिए अभी तो हमने पूरा ये आउटलाइन बना लिया है, बट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा जरा, कैसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ऐसे करेंगे, सिंस इन ट्रायंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश में हमने अप्लाई कर दिया साइन आई, लगा दिया हमने यहाँ पर साइन आई। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगले स्टेप में आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो आई के सामने वाला होगा साइड वो परपेंडिकुलर, तो आई के सामने क्या है ए बी डैश, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी डैश अपॉन में एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड है ट्रायंगल का, तो वो है बी और बी डैश, बी और बी डैश, ठीक है। ये आ गया। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसके बाद से यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है ए बी डैश, तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी है वी टी है। एक और बात, अगर ए बी डैश की वैल्यू वी टी है, ए से बी डैश की वैल्यू वी टी है, तो यहाँ पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि बी से लेकर ए डैश भी वी टी होगा, यानी कि बी से लेकर ए डैश की वैल्यू भी वी टी होगी। क्योंकि हमने ए बी डैश के मेजरमेंट के बराबर हमने यहाँ पर आर्क लगाया था, यानी कि बी से लेकर ए डैश की डिस्टेंस और ए से बी डैश की गैपिंग दोनों ही यहाँ पर डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन आई में ए बी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा वी टी अपॉन में हाइपोटेनस की वैल्यू पता नहीं है बी से बी डैश, ऐसे कॉपी कर देंगे बी से बी डैश, इसे मान लिया हमने फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे हम लोग अगले ट्रायंगल में, लिख देंगे यहाँ पर सिमिलरली इन ट्रायंगल। एक और देखिए ट्रायंगल यहाँ पर ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश और बी, तो ए डैश बी डैश और बी में अप्लाई करेंगे साइन आर, तो यहाँ पे आ जाएगा, चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल में यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन आर इज इक्वल टू, वैसे करेंगे साइन आर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो आर के सामने यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर में ए डैश बी, यानी कि बी ए डैश, और अपॉन हाइपोटेनस का मतलब 90 के सामने वाली साइड, तो 90 ये है, सामने साइड है बी बी डैश, तो यहाँ लगा दिया हमने यहाँ पर बी बी डैश। इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है बी ए डैश और बी ए डैश की वैल्यू कितनी है वी टी है, तो यहाँ पर आ गया वी टी अपॉन, और नीचे की वैल्यू नहीं पता है, बी बी डैश की वैल्यू नहीं पता, तो वहाँ लगा दिया मैंने बी बी डैश। इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों के यहाँ पर आरएचएस की वैल्यू सेम है, यहाँ भी लिखा है वी टी अपॉन बी बी डैश, यहाँ भी लिखा है वी टी अपॉन बी बी डैश। अगर इन दोनों के आरएचएस सेम है, दोनों के एलएचएस भी हम यहाँ पर इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग पहले यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो साइन साइन यहाँ पर कैंसिल आउट, साइन हट जाएगा यहाँ पर कंपेयर करने पे, और आ जाएगा आई इज इक्वल टू आर। अब देखिए आई का मतलब यहाँ पर क्या है, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है आर, आर का मतलब यहाँ पर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या हो गए, दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए ना, दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए, और यही तो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा आपको वहाँ पर प्रूफ करने को आएगा, ठीक है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 2017 से लगातार 17 से हर साल यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। इसे प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट बाय हाइगेंस प्रिंसिपल।